और मैम तो इसमें फिर मैम सेंसिटिविटी एनालिसिस है जो है अभी स्टार्टिंग जो की थी आपने इसमें, तो इसमें ये टेबल नंबर ए है। कौन सा क्वेश्चन मैम? मैम नहीं, अच्छा सबसे ये पहले जो टेबल है ना इसी में हाँ हाँ ही। ठीक ठीक है मैम, ठीक है। जी बताइए। ये मैंने स्क्रीन पे कर दिया है, अब पूछिए मैम इसमें। मैम ये पूछ रही थी, ये जो वैल्यूज हैं ये कैसे कैसे आई हैं, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया। टैक्स 33.33% किस तरीके से लगा है, ये क्या हुआ है इसमें? एक्चुअली क्या है मैम, यूनिट 11 जो है ना, वो एप्लीकेशन है उन कंसेप्ट्स का जो हमने अभी 9th और 10th में पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, एक्चुअली वो समझा रहे हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें अगर हम कोई बदलाव करते हैं तो हमारे जो एनपीवी है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो जो वेरिएबल्स हैं, अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करते हैं तो एक समय पे एक वेरिएबल चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। तो ये कंसेप्ट हो गया सेंसिटिविटी एनालिसिस का। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं मैम, उसके बाद ये एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे एक ये जो क्वेश्चन है, ये सब आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। जैसे क्वेश्चन होता है ना, तो ये एक एज अ क्वेश्चन है, ये आपको क्लियरली गिवन है क्वेश्चन बुक में भी। और फिर हमें इसमें ये देखना है कि हमने जब नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, नेट कैश फ्लो निकाला तो 8000 आया। ठीक यस है मैम, मैम। 8000 हमारा एनपीवी आ गया और ये नेट कैश फ्लो आ गया। फिर हमने एनपीवी निकाला, राइट। सो एनपीवी हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये जो गिवन फिगर्स हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम एनपीवी निकालेंगे तो 5200 आएगा, राइट। 5200 हमारा एनपीवी आया इन गिवन कंडीशंस में। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इफ की अगर टोटल इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आ जाए, व्हाट इफ की अगर टैक्स के परसेंटेज में कोई चेंज आ जाए, व्हाट इफ की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए। तो इस तरह से हम फिर उसमें वेरिएबल्स चेंज करके देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट हमारे एनपीवीज पर क्या पड़ेगा। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि टेबल ए तो हमारा ये हो गया एक जो बेस क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद टेबल बी में हमें वो चीजें दी हैं मैम कि व्हाट इफ की अगर ऐसा हो जाए तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो बढ़ के 48,000 हो जाए, अभी 40 है ना, तो हमने इसको जो एनपीवी निकाला है वो 40 के हिसाब से निकाला है, एनपीवी हमारा 52 लाख आया। बट अगर यही इन्वेस्टमेंट हमारी 48,000 हो जाएगी 40 की जगह पे, तो उसको हम क्या मानेंगे, वर्स्ट सिनेरियो मानेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए तो ये गलत चीज है ना कि पैसा लग ज्यादा रहा है और आ उतना ही रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्स्ट सिनेरियो हुआ। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 48,000 हो जाता है, तो ऐसा होने से हमारा जो एनपीवी है ना वो 5200 पॉजिटिव से वो नेगेटिव 1300 हो जाएगा। ठीक है मैम। ऐसे ही हमने दूसरे वेरिएबल में चेंज करके देखा कि व्हाट इफ, ये सब अज्यूम्ड है। ठीक है मैम, ये ऐसा कुछ वो नहीं है अच्छा एग्जाम मैम, में भी। जी बोलिए। अच्छा जैसे ये टेबल में जैसे टैक्स लिख के 2000 लिखा है, ये सब अज्यूम्ड है, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ये वाली जो है ये तो कैलकुलेशन है, ये सीक्वेंस है। जैसे हम लोग क्या करते हैं मैम, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, यस ठीक है, मैम। और डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और टैक्स माइनस करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज आप नॉर्मल कैलकुलेटर पे आप माइनस करके देख लीजिए। तब माइनस किया, उसके बाद फिर लास्ट में आपको पता है डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना होता है, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दीजिए। तो आप अपनी कैलकुलेशन से, इन गिवन फिगर्स में से अपनी कैलकुलेशन से आप कैश फ्लो निकाल लीजिए। वो हमने सीखा तो है ये कि जो कैसे टैक्स निकालना है 33.33%, ये किसका है, मतलब 33.33%? है। ये जो टैक्स है ये है हमारा, जब हम सेल्स में से 36,000 में से आप अभी माइनस कीजिए, 36,000 है हमारा सेल, इसमें से हमने माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट 24,000 12,000। और फिक्स कॉस्ट है 2,000। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है मैम ईबीआईटी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हमारा फिक्स कॉस्ट का ही पार्ट होता है, हालांकि उसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये मेरा 6,000 आ गया मैम, ठीक है। और ये तो जो डेप्रिसिएशन जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो थी हमारी वो 40,000 थी। बिल्कुल मैम, प्रोजेक्ट अच्छा कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट। मतलब जितने में हमने वो उस मशीन को, उस प्लांट को, वो जो भी हमने खर्चा किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसका अमाउंट है 40,000। यस मैम। ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 10% हमने निकाला, जैसे जैसे दिया है वैसे हमने निकाले। देखिए डेप्रिसिएशन उसने बोला 10% है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, प्रोजेक्ट कॉस्ट ये हुई, इसका 10% 4,000 हुआ। टैक्स है 33.33%। तो आपको हमेशा याद रखना है जो टैक्स है ना, वो हमारा कब लगता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन
माइनस करने के बाद, और इंटरेस्ट वगैरह भी अगर यहाँ पर दिया होता ना मैम, बाई चांस यहाँ पर गिवन होता, एक लोन लिया हुआ है उस पर 10%, हम 10 लाख का लोन है उस पर 10% का हम वो दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तो वो भी हम फिर माइनस करते हैं, उसके बाद टैक्स लगता है। मैंने आप लोगों को जो वो सीक्वेंस बताया हुआ है ना, उस सीक्वेंस को ही आपको यस फॉलो मैम। करना है। ठीक है, ये आपको फिगर्स दे दिए, बट आपको अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। फिगर्स आपको यहाँ से यस मिल मैम। गई क्वेश्चन से, सॉल्व आप खुद कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे किया, फिर जी अब मैम। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, वेरिएबल्स में चेंज होके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एनपीवी पे, तो वो हम देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो ये असर पड़ा, सेल्स अगर हमारी 36 से 30 हो गई तो आप देखिए एनपीवी और डाउन हो गया, 2340 हो गया। तो हम कहेंगे इसके कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट है वो सेल्स से ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, क्योंकि आप देखिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में जब चेंज आया तो -1300 हुआ, जब सेल्स में चेंज आया तो देखिए कितना और ज्यादा डाउन हो गया, राइट। तो इस तरह के कंक्लूजन आपको देने हैं, तो यही हमारा पर्पस है ये एनालिसिस पढ़ने का। तो यहाँ पर और हमें ये मैम जो देखिए ये टेबल दी है, इसमें इसमें क्या क्या चीज, जैसे एनपीवी निकाली है, ये 50 to 100 वाली जो है, ये आपका तो समझ कहना में आ ये गई, है, ये पैसे। समझ गई कि आपका कहना ये है कि इसमें से कौन सी फिगर्स हमें निकालनी होंगी। देखिए मैम, यस ये मैम। जो 40, 36, 66.67, 2000, ये सब ये जो यहाँ पर मैंने टिक लगाया हुआ एक्सपेक्टेड जहां पर लिखा है ना मैम, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन थी, ठीक है, ये यस सारी मैम। वैल्यूज हमें गिवन यस थी। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब आप इसका बेस्ट और वर्स्ट दोनों सिनेरियोज देखिए। तो ये जो बेस्ट, ये कि ये इन्वेस्टमेंट 48 हुई, और ये या इन्वेस्टमेंट अगर बहुत अच्छा हुआ तो हमारी कम हो गई, अगर हमें कम पैसा लगाना पड़ा तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो ये चीजें भी हमें गिवन होंगी, और अगर गिवन नहीं होंगी तो हम इसको खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आपको बस ये बताना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये वाली फिगर्स को यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो दी थी 48 वाली, ये इसको हमने अज्यूम किया इन फिगर्स को। ठीक है, वर्स्ट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज्यादा होगी, सेल्स कम जाएगी तो हमारे लिए वर्स्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अप जाएगी तो हमारे लिए गलत होगा। तो इनमें हम कॉस्ट में हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, सेल्स को कम कर देंगे। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस इससे कम होना चाहिए, अगर वर्स्ट हमें दिखाना है तो इससे कम होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, इन फिगर्स के बेस पर हमने निकाले फिर नए एनपीवीज। हमें पता है कि ये वाले एक्सपेक्टेड तो हमें पता है 50 to 100 आया, बट अगर हमारा बाकी सब चीजें ये वाली, ठीक है, देखिए मैंने उस दिन भी बताया था, बाकी सारी चीजें यही 36, 66.67, 2000, टैक्स रेट वगैरह सब कांस्टेंट, बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो एनपीवी आएगा -1300। ठीक है, अब मैं अगर आपको सेकंड केस में बताऊं तो सेल्स तो 30,000। 12%। 12% क्या चीज मैम? मैम जैसे पीछे निकाला था 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रोजेक्ट टर्म ईयर्स 10 ईयर, उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। जी जी जी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, आप सेकंड वाला केस देखिए, सपोज अब मैं वेरिएबल, क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, एक समय पे एक चेंज होगा, तो अब अगर मैं 30,000 का चेंज का इम्पैक्ट पढ़ रही, तो फिर अब इसको मैं 48 नहीं लूंगी, इसको मैं फिर एक्सपेक्टेड वाला लूंगी। मतलब एक आप चेंज वाला लेंगे, बाकी सब आप एक्सपेक्टेड वाली फिगर्स लेंगे, और तब आप कंपेयर करेंगे कि आपका एनपीवी क्या है, राइट। आई होप अभी क्लियर होगा सेंसिटिविटी एनालिसिस। वैसे तो मैम हो गया, पर एक बार और कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे, कोई दिक्कत हुई तो कल पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, अब आपको क्या काम करना है ना मैम, आप लोगों को इन वैल्यूज को इस तरह से, जैसे मैंने बताया ना, एक समय पे लेकिन एक बदलाव एक लेना है, बाकी सारों को ये एक्सपेक्टेड वाली वैल्यूज रखनी है। ठीक है, लेकिन बस ये देख लीजिएगा, फिर आप कैलकुलेट कीजिएगा एनपीवी जैसे आप नॉर्मली करते हैं। ठीक है, उससे एनपीवी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई यस मैम, डाउट होगा थैंक तो यू मैम। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। चलिए, तो हम लोगों ने फिर हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस के ये 2-3 एग्जांपल जो हमें बुक में दिए हैं उन सबको हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला ना, इस पे मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एग्जाम में अगर केस स्टडी आती है एनालिसिस से तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये सारी आपको देखिए फिगर्स गिवन है, ये वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, जितना आपको क्वेश्चन में लिखा है। तो इसके बाद उन्होंने कहा है कि एनपीवी कैलकुलेट कीजिए और टैक्स रेट को आप यहाँ पर 0 मान लीजिए, बाकी सब चीजें गिवन है। और उसके बाद एक बार आप एक्सपेक्टेड में एनपीवी निकाल लीजिए जो गिवन फिगर्स है,
उसके बाद जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें आप 2.5% का एडवर्स वेरिएंस दिखाइए। ठीक है, एडवर्स का मतलब कि गलत, वर्स्ट। ठीक है, तो अब ये लॉजिक आप लोग समझते हैं ना। अब सेल अगर मेरी कम होगी तो मेरे लिए वर्स्ट होगा, राइट। कॉस्ट अगर मेरी ज्यादा होगी तो मेरे लिए वर्स्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली आप उसको 2.5% का सब में चेंज दिखाकर, वैल्यूज यहाँ गिवन है इन्हीं के 2.5% में, जैसे वेरिएबल कॉस्ट है इसका 2.5% ले लिया, सेलिंग प्राइस है इसका 2.5% कंसीडर कर लिया। तो इसको देखिए बहुत अच्छे से इस वाले क्वेश्चन को ना, यहाँ पर ये जो टेबल है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये पूरा जो एनालिसिस है ये आपको बहुत हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ इनिशियल कॉस्ट में चेंज किया, 400 करोड़ की इनिशियल कॉस्ट थी उसको हमने 410 कर दिया। सेलिंग प्राइस 100 था, बट हमें उसमें वर्स्ट वेरिएंस दिखाना है, तो 2.5% का हमारा सेलिंग प्राइस कम हुआ तो हमारा ये बन गया। लेकिन अगेन याद यही रखना है कि चेंज सिर्फ एक ही वेरिएबल में होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। अब अगर यहाँ पर हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 410 करोड़ किया तो आप देखेंगे ये बेस है हमारा, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया था हमें एग्जाम में, सॉरी एक क्वेश्चन अभी जो दिया है इसमें बुक में, तो वो हमें ये फिगर्स उसकी है बेस वाली। और फिर उसके बाद यहाँ पर सिर्फ 410 करोड़ का चेंज होगा, बाकी सब आप देखेंगे कांस्टेंट है। 200, 250, 50, 250 ये सब वैल्यू सेम है। इसीलिए प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लो भी हमारा दोनों का सेम आया। चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा यहाँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 400 की जगह 410 लेनी है तो एनपीवी 134 की जगह 124 आ जाएगा, राइट। तो आपको बेसिकली एनपीवी कैलकुलेट करना है और फिगर्स जो है वो अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे आपको फिगर्स में चेंज ला लेकर आना है। ठीक है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और तभी देखिए इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ही यही है कि आप इसको करेंगे प्रैक्टिस, तो तभी आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनेगी और इसी से आपका 9th चैप्टर और 10th चैप्टर भी रिवाइज होगा। ठीक है, बाकी स्टिल कोई डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। तो अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमने किया था। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ये छोटा क्वेश्चन था, इसमें बस ये बोला था कि ये तीन चीजें हमें दी हैं और इन तीनों में हमारा जो चेंज है, अब देखिए यहाँ पर हमें परसेंटेज, यहाँ पर नहीं बोला था कि कितने का चेंज लाना है, तो हमने एक सिंपल फिगर ले लिया, 10% का एडवर्स चेंज दिखा दिया दोनों में। ठीक है, और इसमें अगर हम 10% का चेंज दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10% का 10% का 10% कितना हो जाएगा, 1। तो हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको 11% ले लिया। समझ रहे हैं? तो ये हमने चेंजेस करके दिखाया कि हमारी इनिशियल कॉस्ट 1,20,000 थी, बट व्हाट इफ की अगर वो 10% एडवर्स हो जाएगी तो 1,32 हो गई। कैश इनफ्लो हमारा 10% से एडवर्स हो जाएगा तो 45,000 था। तो इनकम तो अच्छी बात है ना, तो इसका वर्स्ट क्या होगा, जब ये डाउन जाएगा तो ये 40,500 हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इन नए फिगर्स के साथ फिर हम एनपीवी निकालेंगे। बेस एनपीवी हमारा 22,605 है, और फिर जो नए एनपीवी आएंगे उनको निकालेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज डिवाइड बाय बेस। तो चेंज कितना आएगा, ये एक्चुअल ये था, बेस ये था और अब हमारा इतना हो गया, और परसेंटेज डिफरेंस है 53.08%। हमने यहाँ पर देखा कि एनुअल कैश फ्लो में 63% का चेंज है। तो हम अगर आपसे अब क्वेश्चन फिर वो कंक्लूजन पूछेंगे, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है और आपसे इस तरह से वैल्यूज निकलवाएंगे और फिर लास्ट में पूछेंगे कि बताइए विच वेरिएबल इज मोर सेंसिटिव, तो आपका आंसर होगा एनुअल कैश फ्लो। क्यों, क्योंकि उसका परसेंटेज चेंज ज्यादा है, 63% है, राइट। लेकिन अगर आप खुद से अज्यूम करेंगे तो फिर आपको एक चीज याद रखनी है कि आप सेम परसेंटेज लेंगे। फिर 10% है तो फिर सारे वेरिएबल्स में 10% का ही चेंज दिखाएंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा करेंगे तो ही फिर आप लोग को मतलब थोड़ा ही क्लियर होगा, और डाउट्स आएंगे तो उनको आप फॉर श्योर फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। चलिए, फिर सिनेरियो एनालिसिस भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था। सिनेरियो एनालिसिस में ये था, डिफरेंस क्या है सेंसिटिविटी और सिनेरियो में, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सेंसिटिविटी में एक समय पे एक वेरिएबल चेंज होता है, ठीक है, लेकिन सिनेरियो एनालिसिस में क्या होता है, सारे वेरिएबल्स एक साथ चेंज हो सकते हैं। ऑल द वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसमें वो कंडीशन नहीं है जैसा सेंसिटिविटी में थी कि एक समय पे एक ही वेरिएबल चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे 3 सिनेरियोज होते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए
तीन सिनेरियोस किस में होते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस में, किस सिनेरियो में, तो याद रखिएगा सिनेरियो एनालिसिस में होते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस में एज सच कोई तीन सिनेरियो नहीं होते, उसमें कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हम तीन ही मानकर चलते हैं, एक्सपेक्टेड, वर्स्ट और बेस्ट, ऑप्टिमिस्टिक बेस्ट, पेसिमिस्टिक वर्स्ट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए हमें एक टेबल सी दिया है, ये हमारी एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं, और ये हमारी अगर वर्स्ट सिचुएशन हुई तो ये हो जाएगा, और अगर हमारा सपोज बेस्ट हुआ तो ये हो जाएगा। ये वही फिगर्स है जो ऊपर वाले इलस्ट्रेशंस में यूज की हैं। फिर वही अगेन डेप्रिसिएशन और ये टैक्स वगैरह सब हमने ले लिया, तो इनमें तीनों केस में हमने एनपीवी निकाल लिया। तो वर्स्ट वाले में एनपीवी हमारा नेगेटिव आया है, इसमें हमारा 52 आया है, और इसमें ये हमारा 10,080 आया है बेस्ट वाले में, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिनेरियो एनालिसिस, जिसमें एक साथ सारे वेरिएबल चेंज होते हैं, ठीक है। वहां पर जब हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल, वर्स्ट में हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज किया था और 48,000 हमने कर दिया था। देखिए दोबारा दिखा देती हूँ उसको। हमने जब 48,000 किया था यहाँ पर, ये इस वाले में देखिए, तो यहाँ पर जब हमने इसको डिस्कस किया था तो हमारा जो एनपीवी है, आप देखेंगे जब हमने सिर्फ एक को चेंज किया तो एनपीवी -1300 आया था। जब सेल्स को चेंज किया था तो 2340 आया था, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एनपीवी कितना ज्यादा आ रहा है नेगेटिव में, ये हमारा आ रहा है 14,900। रीजन वही है क्योंकि आप सारे वेरिएबल्स में आपने चेंज कर दिया एक साथ, ठीक है। तो ये हमारा होता है सिनेरियो एनालिसिस, जिसमें एक साथ आप सारे वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए, XYZ लिमिटेड है, उन्होंने वो प्रोजेक्ट ए को कंसीडर कर रहे हैं, उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 14 लाख रुपीज है, और पॉसिबल 3 कैश इनफ्लो अटैच्ड विद द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। तो उसमें 3 हमें कैश फ्लोज मिलेंगे, कैश इनफ्लोज मिलेंगे, वो हमें दिए हैं। तो ईयर 1 में हमारे ये कैश फ्लोज होंगे, मोस्ट लाइकली मतलब हो गया एक्सपेक्टेड, और हमारा बेस्ट हो गया हमारा ऑप्टिमिस्टिक, और वर्स्ट हो गया हमारा पेसिमिस्टिक। तो ये हमें तीनों सिनेरियोज में दे दिया कि पहले साल में अगर एज मतलब आप अगर एक्सपेक्टेड फिगर्स आई तो 550 आएगी, अगर थोड़ा कुछ गड़बड़ हुई, रिस्क हुआ, कुछ हुआ, कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो 450 हो जाएगा, और कुछ अच्छा हो गया तो 650 हो जाएगा। तो हमें ये हर ईयर की वैल्यूज दे दी, ठीक है, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है इन हर एक सिनेरियो के बेस पे, ऑन दी एजम्पशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना 9%, ठीक है। और अब वही कह रहे हैं कि इफ XYZ लिमिटेड इज श्योर about the most likely result in the first 2 years, but uncertain about the cash flow in the third year, then analysis that analyze what the NPV will be assuming the worst case scenario in the third year. तो अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो XYZ लिमिटेड है ना, वो उसको मतलब श्योर है कि 2 साल ना, पहले 2 साल उसको मोस्ट लाइकली रिजल्ट मिलेंगे, मतलब पहले 2 साल उसको ये वाली फिगर्स मिल जाएंगी, मतलब जो उसने 550 और 450 है ना। बट थर्ड में उसको ऐसा लगता है कंपनी को, थर्ड ईयर में, कि उनका जो वर्स्ट केस वाला है वो वाली वैल्यू होगी। तो थर्ड ईयर में इसका मतलब 700 वैल्यू होगी। तो 550, 450 एंड 700 ये कंपनी की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक। हमें क्या निकालना है, एनपीवी निकालना है। तो अब देखिए, अब क्योंकि ये वाली जो टेबल में वैल्यूज दी थी वो भी थाउजेंड्स में थी, तो इसलिए हमने ये 14 लाख को भी उसको भी हमने क्या कर दिया, 1000 में कर दिया। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी हर केस में, वर्स्ट केस में भी और मोस्ट लाइकली केस में भी, बेस्ट में भी, सब में क्या है हमारी सेम ही रहेगी वैल्यू ये वाली। तो अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में कंपनी क्या मान रही है, मैंने आपको अभी बताया। वर्स्ट केस हमारा कौन सा है, 450, मोस्ट लाइकली है 550 और 650। तो फर्स्ट ईयर का देखते हैं पहले। वर्स्ट केस में 450, और मोस्ट लाइकली में 550 एंड इसमें 650। तो हम क्या करेंगे, हम सबका ही डिस्काउंटिंग करने वाले, सारे केस में हम एनपीवी निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, हमें पता 9% पे हमने 1 डिवाइड बाई 1.09 हमने किया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0.917। फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई।
मोस्ट लाइकली में ये मिल गई और बेस्ट केस में ये मिल गई। तो इस तरह से हमने तीनों ईयर्स की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, तो तीनों ईयर्स की वैल्यू निकालने के बाद तो अगर हम हर एक केस वाइज देखें तो हमारा एनपीवी देखिए, वर्स्ट केस में हमेशा नेगेटिव आएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड है और ये हमारा बेस्ट। बेस्ट में हमेशा ज्यादा आएगा, एक्सपेक्टेड में मिड में आएगा और इसमें हमारा नेगेटिव में आएगा। तो तीनों तीनों केस में हमने एनपीवी निकाल लिया, वर्स्ट और एक्सपेक्टेड और हमारा बेस्ट। फिर उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने। उन्होंने कहा था कि कंपनी श्योर है कि 2 साल में उसको क्या मिलेंगे, 2 साल में उसको मोस्ट लाइकली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 2 साल में मतलब फर्स्ट 2 इयर्स में हमने वैल्यूज ली है मोस्ट लाइकली वाली 550 एंड 450। तो ये तो देखिए पहले हमने क्या किया, पहले तीनों केस का अलग अलग एनपीवी निकाल लिया। ठीक है, अब हम वो करेंगे जो क्वेश्चन में बोला था, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बोला था कि एनपीवी कैलकुलेट कीजिए तीनों केस में, हमने निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं कंपनी श्योर है कि उसको 550 पहले साल, 450 सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में उसको ये 700 वर्स्ट वाला जो है, तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। मतलब एक्सपेक्टेशन भी क्या, कंपनी श्योर है इस चीज को लेकर। तो अब हम इसका एनपीवी निकालेंगे जो कंपनी की जो कंपनी को लगता है। ठीक है, तो 550 450 700। तो 550 मैम ये 450। 110 माइनस 110 और 185 ये कहाँ से निकला? सर ये ऐसे निकला है, ये 0.5 है सर यहाँ पे ना। ये ऐसे निकला है सर, इसका हमने एनपीवी निकाला ना। देखिए कैसे एनपीवी हम कैसे निकालते हैं, एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। वो तो समझ रहा हूँ मैम, वो जी, समझ रहा हूँ, वो डिफरेंस किसका है, वो डिफरेंस मैं पूछ रहा हूँ। डिफरेंस मतलब सर वो हम ये माइनस इनिशियल 110 इन्वेस्टमेंट। जो है या 100 है, हाँ वो किनका डिफरेंस है? ये जो है ना सर, ये ऐसा है कि अगर हम ये मान के चले, अभी सर हमने एक प्रोजेक्ट लिया, उसमें हमारी ये सब हमें पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। तो अगर सर हमारी कंपनी के साथ कुछ अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है, कोई लॉस होता है, कुछ भी अगर बुरे से बुरा होता है, तो उस केस में इस प्रोजेक्ट का एनपीवी ये आएगा। और अगर जैसा कंपनी ने प्लान किया है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होता है, तो हमारा एनपीवी 100.85 आएगा। ठीक है सर। और अगर सपोज कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि कंपनी के फेवर में है, तो हमारे जो वैल्यूज हैं या आप कह लीजिए हमारे जो कैश फ्लोज है वो ये वाले भी हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो एनपीवी है वो 311.85 आएगा सर। वही वही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैडम, ये माइनस किसके बीच में हुआ? ये एनपीवी जो निकला, मैं थोड़ा रिकॉल जी कर मैं रहा हूँ, फार्मूला मैं जी भूल गया। जी इट्स ओके सर, मैं बता देती हूँ। देखिए ये माइनस 110 जो है ये ऐसे आया है सर। ये हमें वर्स्ट वैल्यूज गिवन है 450 400 एंड 700। ठीक है सर, क्वेश्चन में गिवन है हमें ये तीनों वैल्यूज वर्स्ट केस की। अगर बुरे से बुरा हुआ तो हमें ये कैश फ्लोज मिलेंगे। ठीक है सर। इसका हमने क्या किया, फिर हमें आपको याद होगा इसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। प्रेजेंट फैक्टर जो भी हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है उससे मल्टीप्लाई करके हम हाँ इनके हाँ प्रेजेंट हाँ, वैल्यूज निकाल यस लेते हैं। यस, तो प्रेजेंट मैंने वैल्यू क्या, फाइंड हो गया। जी, तो 9% हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो 9% का मैंने ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला, 0.917 फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ये वैल्यूज निकाली। और इसमें मैंने जो मेरे कैश फ्लोज थे उनको मल्टीप्लाई करके सर फिर मेरे को ये वाली वैल्यूज मिल गई, प्रेजेंट वैल्यूज ये वाली सर। तो अब फिर क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है एनपीवी का, एनपीवी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो कैश इनफ्लोज वैसे तो मेरे 450 400 700 थे सर, लेकिन हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू लेना होता है। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो प्रेजेंट वैल्यू है 412 336 एंड 540, राइट। तो मैंने क्या किया, इन तीनों का टोटल किया सर, प्रेजेंट वैल्यू का इन तीनों फिगर्स का टोटल किया और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेरी 1400। तो इन तीनों को टोटल करके 412 336 एंड 540 का टोटल करके सर जो भी वैल्यू आई होगी उसमें से मैंने 1400 माइनस कर दिया। टू तो माइनस, मुझे, यस यस, राइट राइट। तो ये मेरा 110 है। ऐसे ही हमने सर सारे केसेस में किया उनके रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज लेकर। तो हमने एक तरह से तीनों केस का चीजें एज पर कंसिडरेशन हुई, तो ये 100 हमारा एनपीवी आएगा। अगर कुछ बुरा हो गया, कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो ये आएगा, और अगर कुछ अच्छा हुआ तो ये आएगा। तो हमने तीनों केस का एनपीवी निकाल लिया।
फिर हमें क्वेश्चन में एक बात और बोली थी उन्होंने पहले, तो देखिए उन्होंने बोला था कि आप एनपीवी निकालिए, ठीक है, क्लियरली बोला था ना, डिटरमाइन एनपीवी ऑफ ईच सिनेरियो। तो ये 3 सिनेरियोज थे हमारे पास, वर्स्ट, मोस्ट लाइकली एंड बेस्ट। अच्छा मैं भी मना कर, ठीक है, अभी पहुंच जाओ। तो यहाँ पर हमें तीनों केस जो है, तीनों केस में हमने अकॉर्डिंगली ये कैश फ्लोज लेकर हमने एनपीवी निकाल ली है, ठीक है, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करके। सेकेंड, इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि जो कंपनी है ना, कंपनी श्योर है कि उसको पहले 2 साल तो उसको ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज मिलेंगी 400 और 450, लेकिन तीसरे साल कंपनी को ऐसा लगता है कि उसको जो वैल्यूज मिलेंगी वो वर्स्ट वाली मिलेंगी। वर्स्ट वाली बोल रहे हैं ना, फर्स्ट बट अनसर्टेन अबाउट दी कैश फ्लो देन एनालाइज, ठीक है, वर्स्ट केस वाली मिलेगी, वर्स्ट हमारा ये इसका, ये थर्ड ईयर में उनको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन का दूसरा एस्पेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि कंपनी को लगता है कि उनको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो 550, 450 एंड 700 मिलेंगे। तो हमने एक एनपीवी इन वैल्यूज का भी निकाल लिया, ठीक है। देखिए कैसे निकाला। तो 550, 450 एंड 700 ये वैल्यूज पता चल गई आप लोगों को कहाँ से आई है। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 1.09 करके। तो हमने इनका वैल्यूज निकाली, तो हमारी ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। तो इन तीनों प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल कर लिया, 14 लाख में से उसको माइनस कर दिया, तो हमारा 23871, और अगर आप इसको पॉइंट्स में रखेंगे तो 23.87 हमें एनपीवी मिलेगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लो। ये माइनस हुआ है ना मैडम, यहाँ पे प्लस साइन जो दिया है वो तीनों का माइनस है ना? हाँ जी, ये 14। सर इन्होंने जी, ये इन्होंने क्या किया ना, ये 14 लाख को नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया ना सर, ब्रैकेट में रख के, तो ये अच्छा ऐसे अच्छा, हो गया। ओके हाँ जी, बट ओके सर। आप, हाँ आप इसको ऐसे ना करके अपना जो एनपीवी का फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू का टोटल लिया आपने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपने निकाला, और उनका आपने सम किया, समीशन का साइन बना रही हूँ मैं, और उसमें से आप माइनस कर दीजिए 40 लाख, ये हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और आप इवन ये वाले जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर पे मैं इसलिए इतना स्ट्रेस आउट कर रही हूँ कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इसमें पूछने के लिए बहुत कुछ है। और देखिए एग्जाम, स्पेशली सीआईबी में क्या होता है ना, एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव होता है थोड़ा कि वो कैंडिडेट से एनालिसिस कराए, क्योंकि मेन काम उन्होंने आप लोगों से जो मोटिव है कोर्स का, वो वही है कि जीआईबी में थोड़ा कंसेप्ट और सीआईबी में थोड़ा एप्लीकेशन। तो इस वजह से ये चैप्टर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते मैं हैं 5 to 6 मार्क्स। न्यूमेरिकल के कारण ही तो मैम नहीं हो रहा है, 47 आ गया था मेरा पिछली बार, न्यूमेरिकल ही मेरा छूट गया था। बिल्कुल सही। आप मतलब देखिए मॉड्यूल बी को फिर आप बहुत फोकस कीजिए, और कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग पूछिए। थोड़ा सा बस मैडम एक मेरा जो इश्यू रहता है ना, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि जूम क्लास में आप आएंगी तो मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन सर वगैरह, मैं तो पर मैं डेली भी फ्री क्लास ले नहीं रही था। हूँ सर। मैं हाँ फ्री भी हाँ हाँ, नहीं था, इस जी जी वजह जी, से मैं इट्स अभी ओके सर। कितना दो जी, तीन महीने मैंने लॉस कर दिए मैडम। इट्स ओके सर, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। अभी ज्यादा सिलेबस इस बार हम लोग ने कराया भी नहीं है। अभी बस मेरा मॉड्यूल बी कंप्लीट होगा, फिर मैं मॉड्यूल ए और सी में वही लिमिटेड ही करेंगे। तो मॉड्यूल ए कराने के बाद ना सर वापस से मैं मॉड्यूल बी कराऊंगी, और मॉड्यूल डी, ठीक है, डी और बी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। बस एबीएफ में प्रॉब्लम यही हो हम्म रहा है कि क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे ना। अब हो सकता है आप लोगों के जो भी आप लोगों के अपने प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारी चीजें होती है, हम्म। बट कोई इट्स ओके, अभी हमारे पास टाइम है और हम बिल्कुल क्लासेस को लेकर इनको करेंगे अच्छे से, ठीक है। और आप लोग बस डाउट्स पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स पूछिए, ठीक है। वो तो क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत कम अटेंड कर रहे हैं क्लास को, तो इसलिए फिर मैं 40 मिनट्स की क्लास ले रही हूँ। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे इस समय कोई इशू नहीं, मेरी जेबी की क्लासेस नहीं हो रही है, तो इसमें इसको हम ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड इज हेलियर मॉडल। दो हमने पढ़ लिए, और अच्छी बात इसमें क्या है, दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटे छोटे बस उनको आपको हल्का फुल्का एक आइडिया रखना है।
तो जो हिलियर मॉडल है ये प्रोफेसर फ्रेडरिक एस हिलियर जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस मॉडल को सजेस्ट किया था, फिर उन्हीं के नाम पे इसका नाम है। इनका जो व्यू था वो ये था कि जो रिस्क होता है ना, जो रिस्क एसोसिएटेड होता है कैश इनफ्लो से। कैश इनफ्लो समझते हैं ना, कि प्रोजेक्ट हमने कोई भी हमने काम किया, कहीं पे भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो उससे हमें रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो उस शेयर से जो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, दीज आर माई कैश इनफ्लोज। तो उन कैश इनफ्लोज के से रिलेटेड जो रिस्क होता है इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैश इनफ्लोज। तो उनका मानना ऐसा था कि अगर आप कैश फ्लोज के साथ क्या कितना रिस्क है उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो रिफ्लेक्ट होता है कैश इनफ्लोज के स्टैंडर्ड डेविएशन में। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सर ने आपको एबीएफएम बीएफएम में एबीएम और बीएफएम में आई थिंक बताया होगा, ये सब चीजें ना, रिग्रेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वहां पर ये होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है ना, इसमें न्यूमेरिकल तो बहुत रेयर है इसका। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल कंसीडर स्टैंडर्ड डेविएशन एज बेस। आंसर हिलियर मॉडल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जितना कम डेविएशन होगा, लेसर द डेविएशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम द मीन वैल्यू, लेसर वुड बी द रिस्क एंड वाइस वर्सा। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो दो बातें यहाँ पर क्या हुई कि जो हिलियर्स हैं उनका मानना ये था, मिस्टर हिलियर का, कि हमारे कैश इनफ्लो से रिलेटेड जो रिस्क होता है वो रिस्क हमारे कैश इनफ्लोज के स्टैंडर्ड डेविएशन में रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन या हमारे डेविएशन मतलब समझते हैं ना, डिफरेंस। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो डिफरेंस। तो अगर हमारा वो डेविएशन कम है मीन वैल्यू से, जो हमारा मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से अगर हमारा डेविएशन कम है तो हम कहेंगे रिस्क भी कम है, और अगर डेविएशन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। He argued that for risk analysis, value of standard deviation of NPV may be obtained through analytical deviation of the cash inflows. तो उनका मानना ये था कि इस रिस्क को एनालाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन का एनपीवी जो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनालिटिकल डेविएशन को यूज करके। तो इसमें दो केस को कंसीडर किया जाता है। नंबर वन, एक केस बनता है इसमें नो कोरिलेशन, की उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। दूसरा होता है परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, कि ये परफेक्टली कोरिलेटेड है एक दूसरे से। सो व्हेन कैश फ्लोज फॉर डिफरेंट ईयर्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड, व्हेन कैश फ्लोज फॉर डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग ईयर्स के कैश फ्लोज अगर परफेक्टली कोरिलेटेड है, तो बिहेवियर ऑफ कैश फ्लो हम वो क्या होंगे, वो भी हमारे क्या होंगे, आप कह लीजिए वो भी एक तरह से परफेक्टली कोरिलेटेड होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोरिलेशन नहीं है उनके बीच में, तो वो ये बताएगा कि जो कैश फ्लोज है किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर के, वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है दूसरे ईयर के कैश फ्लो से। मतलब छोटी सी बात है, सपोज हमने ये देखा कि ये मेरा इस साल 50 का कैश फ्लो मिला, सेकेंड ईयर में मुझे 100 का मिला, तो यहाँ पर एक कोरिलेशन ऐसा दिखा कि ठीक है, डबल हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ये यहाँ से पता चल रहा है कि ठीक है इनका कुछ कोरिलेशन है, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, कैश फ्लोज के बिहेवियर को हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज ये हो गया 50, फिर नेक्स्ट हो गया 20, फिर हो गया फिर कुछ भी वैल्यू हो गई, मतलब आप कोई कोरिलेशन नहीं बना, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं सेट कर पा रहे, दैट मीन्स कि हर एक कैश फ्लो अपने आप क्या है, इंडिपेंडेंट है, दूसरे कैश फ्लो से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये दो तरीके से ये जो को निकालने का जो तरीका है वो दो तरीके हैं। लेकिन अगेन एग्जाम में आपसे आई डोंट थिंक कि ये पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है, और इतना बड़े फॉर्मूलेस भी याद रखना नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये अगर अनकोरिलेटेड है तो आप उसमें इस तरह से ये ऐसे निकालेंगे, और अगर परफेक्टली कोरिलेटेड है तो ऐसे निकालेंगे। तो इसमें है एक दो ना, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है ये जनरली एक्सेल या आप कह लीजिए कि कंप्यूटर्स को यूज करके किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे इनके एग्जाम्पल भी बुक में नहीं दिए हैं, जैसे सिनेरियो और सेंसिटिविटी के नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस दिए, लेकिन इनके नहीं दिए हैं, राइट। मैम एनपीवी में क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में क्या चीज फॉर्मूले है में ना? एनपीवी में तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। नहीं, एनपीवी तो वैल्यू आएगी ना मैम, वो तो मतलब
ये जो दो है, ये इनका वो कोरिलेटेड होंगे या परफेक्टली मतलब कोरिलेशन नहीं होगा या कोरिलेशन होगा, तो एनपीवी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है ना। एनपीवी की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है ये फॉर्मूला को अप्लाई करके, यस मैम, यस मैम। है ना। तो जैसे फिगर्स होंगी अकॉर्डिंगली आएगा, ठीक है। लेकिन इसके एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस इसकी थ्योरी लेकिन आपको याद रखनी है, स्पेशली मैंने जो ये पॉइंट सर्कल किए हैं ये वाले। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है हमारा सिमुलेशन एनालिसिस। देखिए सिमुलेशन एनालिसिस या सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि उसके जैसा, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिमिलर बट आर्टिफिशियल सिचुएशन। जैसे हम लोग जब कार ड्राइविंग सीखते हैं तो वहां पर एक डमी कार को रख के फिर हमें सामने वो स्क्रीन दिखा के ना सिमुलेशन के थ्रू इनिशियल डेज में उस तरह से सिखाया जाता है, ठीक है। या कितनी बार ट्रेनिंग में भी सिमुलेशन मेथड का यूज किया जाता है कि वहां पर उस तरह के ऑफिस उस तरह का स्ट्रक्चर आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है कि सिमिलर लगे लेकिन आर्टिफिशियल एक्चुअल ना हो। तो इसको हम कहते हैं सिमुलेशन एनालिसिस, राइट। जो कि रियल तो नहीं है लेकिन रियल जैसा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं बहुत सारे क्राइटेरियाज को कंसीडर करके, जैसे एनपीवी, आईआरआर या और कोई भी क्राइटेरिया या कोई भी वेरिएबल फैक्टर, इनको करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सिमुलेशंस करना है। और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि इन अलग अलग सिनेरियोज में कौन सा डिसीजन हमारा बेस्ट रहेगा, कि सपोज ये सिनेरियो में कौन सा क्या काम करेंगे तो बेस्ट होगा, राइट। जैसे हमें गाड़ी चलाते हुए सिखाया जाता है कि ठीक है, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई तो आपको ये वाला गियर चेंज करना है, अगर ये वाली सिचुएशन आई तो आपको हैंड ब्रेक दबाना है। तो आपको पहले वो फैक्टर्स वगैरह के बारे में नॉलेज देने के बाद फिर आपको बताया जाएगा कि किस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। और ये जितने भी सिमुलेशन है, अगेन इसमें भी न्यूमेरिकल नहीं है, सारे कंप्यूटर्स के थ्रू किए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल आप कह लीजिए कैलकुलेशंस होती है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है। मैनुअल कैलकुलेशन इसमें बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए आप देखेंगे एग्जाम बुक में इसके क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। एक्सोजीनस वेरिएबल मतलब जो बाहर के जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे, दोज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और एक्सोजीनस मतलब जो हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स होंगे, जैसे मार्केट में कोई चेंज आ गया, दैट इज एक्सोजीनस वेरिएबल्स। तो इनको मैनुअली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, right? तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद ये जो इसमें थोड़ा सा बस बचा उसको हम लोग कल करेंगे, और कल फिर मैं आप लोगों के चैप्टर के डाउट्स भी ले लूंगी, ठीक है। तो अभी क्लास एंड होने वाली है, सो आप लोग को जो भी डाउट्स होंगे उनका आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, और प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिए, सिर्फ यही एक तरीका है एग्जाम को पास करने का, राइट। तो थैंक यू सो मच, और इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी, राइट।